India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और बिहार से ये पूरा मामला सामने आया। आपको बता दें कि जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में बिहार में लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी से जुड़े हुए सीबीआई के मामले की सीबीआई की फाइनल चार्जशीट पर संज्ञान लिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आरोपी पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, हेमा यादव और तेज प्रताप यादव समेत सभी आरोपियों को समन जारी कर दिया है। 11 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है। सीबीआई की फाइनल चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव के अलावा उनके सचिव भोला यादव और पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता समेत 78 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने फाइनल चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में चार्जशीट में आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए सबसे निचले स्तर की नौकरियां देने के एवज में भारी घोटाला किया है। इसके तहत रेलवे में नौकरी के नाम पर लालू प्रसाद यादव ने परिवार के सदस्य के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई और जमीन के बदले मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में रेलवे जोन में नौकरियां दी गई। सभी आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट ने होली की छुट्टी से पहले 11 मार्च को पेश होने का दिया आदेश। इसमें भोला यादव, प्रेमचंद्र गुप्ता को तलब किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि आरोप है कि प्रेमचंद्र गुप्ता लालू प्रसाद यादव के सहयोगी के तौर पर काम कर रहे थे और ये मामला पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर जोन में साल 2004 से 2009 के बीच ग्रुप डी पदों पर हुई नियुक्तियों से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान उम्मीदवारों से उनके परिवार या सहयोगियों के नाम पर जमीन हस्तांतरित करवाई गई है और इसके बदले में उन्हें रेलवे में नौकरियां दी गई। सीबीआई ने 18 मई 2022 को लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी, 2 बेटी, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में अब तक 30 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मिल चुकी है। अगली खबर का रुख करते हैं। सिख विरोधी दंगा मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा मिली है। बता दें, एक बड़ा झटका सज्जन कुमार के लिए कहा जा सकता है क्योंकि ये सजा सुनाई गई है उन्हें और सिख विरोधी दंगे से जुड़े हुए दिल्ली के सरस्वती विहार हिंसा मामले में दोषी कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। दिल्ली पुलिस और पीड़ितों ने इस मामले पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में मानते हुए सज्जन कुमार के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की थी। पुलिस ने कोर्ट में दाखिल लिखित दलीलों में कहा था कि मामला निर्भया केस से कहीं ज्यादा संगीन है। निर्भया केस में एक महिला को टारगेट किया गया था, लेकिन यहाँ पर एक समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट किया गया। दिल्ली पुलिस की तरफ से दलील दी गई और ये भी कहा गया कि 1984 में सिख का कत्लेआम मानवता के खिलाफ अपराध है। एक समुदाय विशेष को इस हिंसा के दौरान टारगेट किया गया। इस दंगों में समाज की चेतना को झकझोर कर रख दिया था। मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने हाल ही में सज्जन कुमार को दोषी ठहराया था। बता दें कि सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा दूसरी बार सुनाई गई। वह पहले से ही दिल्ली के कैंट मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में 2 सिखों
जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। इस घटना से संबंधित एफआईआर उत्तरी दिल्ली के सरस्वती विहार थाने में दर्ज की गई थी। शिकायत रंगनाथ मिश्रा आयोग के समक्ष दिए गए हलफनामे के आधार पर दर्ज की गई थी। पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में एक विशेष जांच दल ने जांच अपने हाथ में ले ली थी। अदालत ने 16 दिसंबर 2021 को सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय किए। अभियोजन पक्ष के आरोप यहां पर लगाया था कि घातक हथियारों से लैस एक बड़ी भीड़ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या जो है उसका बदला लेने के लिए बड़े पैमाने पर लूटपाट, आगजनी की और सिखों की संपत्ति को नष्ट किया। भीड़ ने शिकायतकर्ता जो जसवंत की पत्नी है के घर पर हमला किया और जिसमें सामान लूटने और उनके घर को आग लगाने के अलावा उनके पति और बेटे की हत्या कर दी गई थी। और अगली खबर बिहार से है। बता दें आपको कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और साथ ही शब्द कहने के लिए आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह को निष्कासित करने का बिहार विधानसभा परिषद का फैसला खारिज हो गया है। हालांकि कोर्ट ने पाया कि सिंह का आचरण घृणित और अनुचित था, लेकिन उसने निष्कासन की सजा को अत्यधिक अनुपातहीन माना है। निष्कासन ने न केवल सिंह के अधिकारों का उल्लंघन किया, बल्कि उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले मतदाताओं के अधिकारों का भी उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता को बहाल किया है। कोर्ट ने कहा है कि सिंह द्वारा पहले से ही भुगते गए 7 महीने के निष्कासन को सिंह के कदाचार के लिए निलंबन और उचित सजा माना जाना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने परिषद के निर्णयों में केवल सजा की प्रकृति की परिसीमा तक ही हस्तक्षेप किया है। फैसले को उनके आचरण की क्षमा के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। कोर्ट ने सिंह द्वारा आयोजित सीट पर उपचुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना भी खारिज की है। न्यायालय ने सिंह को भविष्य में ऐसी कोई टिप्पणी न करने की चेतावनी दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह के खंडपीठ ने 29 जनवरी को आदेश सुरक्षित रखने के बाद ये फैसला सुनाया है। फैसले में कहा गया है कि विधायिका द्वारा लिए गए निर्णयों पर सवाल उठाने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। विधान परिषद की आचार संहिता के निर्णय विधायी कार्यों का हिस्सा नहीं है, इसीलिए वे न्यायिक पुनर्विचार से मुक्त नहीं है। विधान परिषद द्वारा लगाए गए दंड की अनुपातिकता पर पुनर्विचार न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। याचिकाकर्ता का आचरण घृणित और परिषद के सदस्यों के लिए अनुचित था। हालांकि मामले को सजा की मात्रा तय करने के लिए सदन को वापस भेजा जा सकता है, लेकिन न्यायालय ने कहा है कि आपको बता दें कि न्यायालय ने कहा है कि सजा के स्थान पर संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी के फैसले को पलटते हुए कहा है कि उसकी 7 वर्षीय बेटी की गवाही विश्वसनीय है। कोर्ट ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और माना कि अपनी पत्नी की मौत की परिस्थितियों को स्पष्ट करने में उसकी विफलता, जो उसके घर की 4 दीवार के भीतर ही हुई थी और उस समय केवल उनकी बेटी मौजूद थी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार एक प्रासंगिक परिस्थिति थी। बाल गवाही और गवाही पर बहुत अधिक भरोसा करते हुए कोर्ट ने कहा है कि बाल गवाही को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के तहत एक बच्चा गवाही देने के लिए सक्षम है यदि वह प्रश्नों को समझ सकता है और तर्कसंगत उत्तर दे सकता है। इसके अलावा
आरोपी को बच्चे की गवाही में मामूली विरोधाभास से नहीं लाभ मिल सकता और जब उसकी गवाही विश्वसनीय और सुसंगत रहती है तो बच्चे की पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती। तो प्राथमिक मुद्दा ये था कि क्या आरोपी और मृतक की 7 वर्षीय बेटी रानी की गवाही विश्वसनीय थी या उसे सिखाया पढ़ाया गया था। अदालत ने पाया कि बाल की गवाही विस्तृत और सुसंगत थी, जबकि हाईकोर्ट ने उसके बयान को दर्ज करने में 18 दिन की देरी के कारण उसकी गवाही को खारिज कर दिया था, जिससे संभावित ट्यूशन के बारे में चिंताएं बढ़ गई थी। और बता दें आपको कि हलाल सर्टिफिकेशन पर सुनवाई हुई। ये सुनवाई काफी महत्वपूर्ण रही है क्योंकि इस सुनवाई के अंदर कोर्ट में हलाल प्रमाण के मुद्दे पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से दिए गए बयानों पर हलफनामा दायर की आपत्ति जताई है। ट्रस्ट ने बयानों का भ्रामक इसको बताया और लिखने के हैं कि ट्रस्ट उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हलाल प्रमाणित उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ याचिकाकर्ताओं में से एक है। पिछली सुनवाई के दरमियान मेहता ने कहा था कि हलाल प्रमाणित करने वाली एजेंसियां प्रमाणन प्रक्रिया से कुछ लाख करोड़ कमाती है और कोर्ट को इस बड़े मुद्दे पर विचार करना चाहिए कि क्या पूरे देश को हलाल प्रमाणित उत्पादों की कीमत सिर्फ इसलिए चुकानी चाहिए क्योंकि कुछ लोग इसकी मांग कर रहे हैं। वही ट्रस्ट का दावा है कि केंद्र सरकार के दावों ने याचिकाकर्ताओं को बदनाम किया और उन्हें निशाना बनाया है। बयानों से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने न्यायालय से केंद्र सरकार को ये बताने के निर्देश देने की मांग की है कि किस केंद्रीय अधिकारी ने एसडी मेहता को विषयगत बयान देने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता का तर्क है कि हलाल प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को केवल मांसाहारी वस्तुओं या केवल निर्यात उद्देश्यों के लिए वस्तु तक सीमित नहीं किया जा सकता है, बल्कि ये प्रक्रिया प्रत्येक भारतीय उपभोक्ताओं के अधिकार का हिस्सा है कि उसे अपने दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले किसी भी उत्पाद के संबंध में जानकारी मिले। हलाल प्रमाणन एजेंसियों द्वारा प्रमाणन प्रक्रिया से भारी वित्तीय लाभ कमाने के आरोप पर याचिकाकर्ता का कहना है कि केंद्र को उसके वित्तीय विवरणों की जानकारी एसजी द्वारा पानी की बोतलों, लिपस्टिक, तुलसी जल आदि के लिए भी हलाल प्रमाणीकरण पर सवाल उठाने पर जवाब देते हुए याचिकाकर्ता ने बताया है कि इन उत्पादों के कुछ निर्माता पशु वसा, अल्कोहल आधारित अर्क और एंजाइम हैं जो जानवरों से समाप्त हो सकते हैं। अगस्ता वेस्टलैंड मामला जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले पर कोर्ट में सुनवाई हुई है। बता दें आपको कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले पर ये सुनवाई हुई है और साथ ही आरोपी क्रिश्चियन जेम्स मिशेल की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 28 फरवरी को सुनवाई करेगा। इस दिन हाईकोर्ट के वकील को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपनी दलीलें रखने को कहा है। हालांकि अब सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से मिशेल की जमानत की याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि मिशेल एक ब्रिटिश नागरिक है और इसीलिए वह भाग सकता है। ऐसे में उसके भागने का खतरा है और उसे सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई के मामले में ही जमानत मिली है, ईडी मामले में नहीं। जबकि मिशेल के वकील ने ईडी के द्वारा उसके भागने की आशंका पर जवाब देते हुए कहा कि मिशेल के भागने का कोई खतरा नहीं है, उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, उसके पास आज की तारीख में पासपोर्ट ही नहीं है और अगर जमानत दी जाती है तो ट्रायल कोर्ट की अनुमति लेकर ही बाहर जा सकता है। इतना ही नहीं, उसने मिलने वाली सजा की अधिकतम सजा पूरी कर ली है। वह लगभग 6 साल 2 महीने की सजा काट चुका है, जबकि वह 4 महीने दुबई में भी कस्टडी में रहा है। फिलहाल 28 फरवरी को ईडी के वकील फिजिकल पेश होकर दलील देंगे। मिशेल के वकील ने कहा है कि उसने अधिकतम सजा पूरी कर ली है, लेकिन 6 साल 2 महीने की सजा काट चुका है, जबकि 4 महीने दुबई में कस्टडी पर रहा है।
इस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में 28 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी को अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े हुए सीबीआई के मामले में जमानत दे दी है और शीर्ष अदालत ने जमानत देते हुए कहा है कि जिस स्पीड से इस मामले में सुनवाई हो रही है उससे 25 सालों में ये मुकदमा पूरा नहीं हो सकता। मिशेल को 4 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया गया और प्रत्यर्पित किया गया, जबकि एफआईआर 2013 में दर्ज की गई थी। 3600 करोड़ रुपए के घोटाले में अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स की खरीद शामिल है। पीएमएलए के इस मामले में कुल 60 आरोपी हैं, जिसमें से 21 आरोपी तो जांच में ही शामिल नहीं थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारी नियुक्ति मामले में आपको बता दें कि चयन नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई है और ये मामला काफ़ी ज़्यादा जो है वो गंभीर है और इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि आगे जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, क्योंकि जिसमें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती भी दी गई है। दरअसल कर्मचारी चयन आयोग ने ड्राइंग मास्टर के पद के लिए विज्ञापन दिया था और जिसमें उपासना देवी ने आवेदन किया था कि वह बीपीएल सामान्य श्रेणी से संबंधित थी और इसमें योग्यता के लिए अधिकतम अंक 15 में से 2 थे। वह मूल्यांकन के लिए योग्य थी और उसका चयन नहीं किया गया क्योंकि उसका बीपीएल प्रमाण पत्र मूल्यांकन की तारीख मान्य नहीं थी। अदालत के समक्ष ये तर्क दिया गया कि उसका प्रमाण पत्र जमा करने के अंतिम दिन 30 अक्टूबर 2017 को वैध था, लेकिन विज्ञापन ऑनलाइन भर्ती जमा करने की अंतिम तिथि पर आवश्यक योग्यता के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की है और प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि मूल्यांकन की तारीख के दौरान बीपीएल प्रमाण पत्र को संशोधित करने के लिए समय दिया जाना चाहिए और इसीलिए अदालत ने प्रतिवादी को एकल न्यायाधीश के आदेश का पालन करने के लिए 2 महीने का समय दिया। केस पर ज्यादा जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर भूमिका शोलापुरकर। भूमिका, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? जी, ये स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने एडवर्टाइजमेंट दिया था ये जिसमें वो ड्राइंग मास्टर के लिए एडवर्टाइजमेंट दे रहे थे। उसमें उपासना देवी ने अप्लाई किया था बीपीएल कैटेगरी में। तो बीपीएल कैटेगरी में वो इवैल्यूएशन के लिए क्वालिफाई कर गई थी, लेकिन उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया था क्योंकि बीपीएल सर्टिफिकेट इवैल्यूएशन की डेट पर वैलिड नहीं था। कोर्ट के सामने ये आर्ग्यूमेंट रखा गया कि सर्टिफिकेट 30 तारीख अक्टूबर 2017 तक वैलिड था, जो सबमिशन की लास्ट डेट थी, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में ये क्लियरली मेंशन था कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्लोजिंग डेट यानी कि सबमिशन की डेट के हिसाब से ही देखी जाएगी। इसीलिए पिटीशन को डिसमिस कर दिया था हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में। आज जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई की गई तब रेस्पोंडेंट के काउंसिल ने ये आर्ग्यू किया कि बीपीएल सर्टिफिकेट को मॉडिफाई करने के लिए थोड़ा टाइम दिया जाना चाहिए था इवैल्यूएशन के डेट तक। तो कोर्ट ने इस पे ये डिसाइड किया कि रेस्पोंडेंट को 2 महीने का टाइम दिया जाए ताकि वो लर्न सिंगल काउंसिल के ऑर्डर को कंप्लाई कर सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका भूमिका इस पूरी खबर पर जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.